हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटस हाइस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, एमपी मध्य प्रदेश पीएससी का एग्जाम आने वाला है और मध्य प्रदेश के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग एक बार फिर एक महान और दूसरे वंश की स्थापना, उसके चर्चा के बारे में, उस वंश के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है उच्चकल्प या उचेहरा वंश। इससे पहले की वीडियो में हमने परिव्राजक वंश के बारे में चर्चा की थी, तो ये परिव्राजक के ही समकालीन थे और कहीं ना कहीं इन्हें भी गुप्तों का सामंत ही माना गया है और 5वीं 6वीं शताब्दी में ही इनका जो है कहीं ना कहीं शासनकाल माना गया है और इनके लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि एक स्वतंत्र शासक के रूप में इन्होंने शासन नहीं किया था, कुछ को छोड़कर गुप्तों के सामंत के रूप में ही इन्होंने शासन किया था। लेकिन एक ऐसा अभिलेख है जिससे हमें यह भी पता लगता है कि वाकाटकों के भी सामंत थे, खासकर व्याघ्रराज का। तो आइए बघेलखंड के क्षेत्र में बघेलखंड के क्षेत्र में जो परिव्राजक के पड़ोसी थे, हम उचेहरा या उच्चकल्प वंश की बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके जो सबसे महत्वपूर्ण दो शासक थे उनमें से एक का नाम जयनाथ था और दूसरे का नाम श्रवणनाथ या सर्ववर्मा था। यानी हमें जितने भी अभिलेख मिलते हैं वो अभिलेख हमें इन्हीं दो शासकों के बारे में मिलते हैं, जयनाथ और सर्वनाथ के बारे में। एक हमें जो है जानकारी व्याघ्रराज के बारे में मिलती है। तो यदि इस पूरे बघेलखंड क्षेत्र के उच्चकल्प या उचेहरा वंश की बात की जाए तो आइए हम लोग इनके बारे में महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये किसके पड़ोसी थे? ये जो है बुंदेलखंड यानी परिव्राजक के पड़ोसी थे। ये किसके सामंत थे? गुप्तों के सामंत थे। कब स्थापना हुई? 5वीं से 6वीं शताब्दी में। राजधानी क्या थी? तो सतना जिले में स्थित उचेहरा या उच्चकल्प, आज भी वहां पर यह स्थान स्थित है। शासन कब से कब तक किया? 5वीं से 6वीं शताब्दी तक। पहला जो शासक था वो कौन था? ओगदेव था। और इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ, यानी जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, व्याघ्रदेव के हमें अभिलेखों से यह पता लगता है कि ये वाकाटकों के मांडलिक थे, यानी वाकाटकों के सामंत थे। और इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो श्रवणनाथ था, जिसे हम सर्वनाथ भी कहते हैं। और इस वंश के दो ही ऐसे शासक थे जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिनके बारे में हमें अभिलेख मिलते हैं। उनमें से एक का नाम जो है वो जयनाथ है और दूसरे का नाम सर्वनाथ या श्रवणनाथ है। तो यहां पर इसका हमें एक अभिलेख मिलता है, करी तलाई अभिलेख जो कटनी से प्राप्त हुआ है, उससे हमें दान के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मैप में, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है और विंध्याचल पर्वतमाला के इस पार ये पूरा गुप्तों का शासन था। मगध ये पूरा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से लेकर ये पूरा गुप्तों का शासक क्षेत्र था। और यहाँ नीचे बघेलखंड, यहाँ पर उच्चकल्प वंश का शासन था। और इसी उच्चकल्प वंश, जिसे हम उचेहरा भी कहा जाता है, और इसकी राजधानी उचेहरा आज की डेट में ये सतना में स्थित है। इनके पड़ोसी जो थे वो परिव्राजक थे, ये भी गुप्तों के सामंत थे और ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में शासन करते थे। इनका एक अभिलेख भी मिला है जिसमें परिव्राजक के हस्तिन का उल्लेख मिलता है। और यहां से जो हमें महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं, खासकर ये उच्चकल्प के शासकों के, तो इसमें करी तलाई से मिला है, खोक से मिला है, नवाग्राम से मिला है। यानी इसके अलावा जो जिसे हम कह सकते हैं सतना नागौद के आसपास का जो क्षेत्र है, वहीं से हमें अधिकांश जो है इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिलेख है वो है खो का। तो जो खो अभिलेख है वो हमने इसमें भी पढ़ा था, लेकिन खो ताम्र पत्र जो अभिलेख है वो श्रवणनाथ का जो मिला है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये बघेलखंड का उच्चकल्प वंश है। ये 5वीं 6वीं शताब्दी में इसका समय माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार इसको 5वीं से भी पहले मान के चलते हैं, लेकिन 5वीं 6वीं शताब्दी का ही ये महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। और राजधानी क्या थी? तो इसकी उच्चकल्प उचेहरा थी। इसके बगल में जो पड़ोसी कौन थे? परिव्राजक थे। ये दोनों गुप्तों के सामंत थे। तो आइए हम लोग इसके आसपास शासक किसका था? तो देखिए, वाकाटकों का भी शासन था। वाकाटक ये भी ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं वंश थे। वाकाटक जो है, और इनके कहीं ना कहीं जो है अभिलेखों में भी जानकारी मिलती है।
व्यागराज के अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि वाकाटकों के मांडलिक थे और ये भी ब्राह्मण वंश था, ये भी ब्राह्मण वंश था, ये भी ब्राह्मण वंश था। तो ये सब कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का एक प्रकार से स्वर्ण काल वाला समय था, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है भूमि दान दिया जा रहा था, बड़ी मात्रा में जो है मंदिरों इत्यादि का निर्माण किया जा रहा था। तो आइए हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उच्च कल्प या उचेहरा वंश, कब इसकी स्थापना हुई? 5वीं या 6वीं शताब्दी में। किस क्षेत्र में? बघेलखंड क्षेत्र में। राजधानी क्या थी? उच्च कल्प या उचेहरा, यानी इसे राजधानी क्या थी? उच्च कल्प या उचेहरा। ये कहां पर है? सतना में। इसे हम क्या बोलते हैं? उचेहरा भी बोलते हैं। राजधानी जो है इसकी उच्च कल्प या उचेहरा में थी। ये इसके अभिलेख कौन कौन से हैं? तो देखो, करी तलाई, खोह और उचेरा 1, 2 और 3, ये जो अभिलेख है ये जयनाथ के हैं। तो करी तलाई, खोह और कटनी, ये तीनों जो अभिलेख हैं ये जयनाथ के हैं। और इस वंश का पहला जो महान शासक था वो जयनाथ ही था, यानी पहला महान शासक जयनाथ था। और इस वंश का सबसे महान शासक जो है वो सर्वनाथ या श्रवणनाथ था। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था। ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसके जो खो ताम्रपत्र है इसमें इसके पूर्वजों की वंशावली का नाम मिलता है। और कहीं ना कहीं रामायण के भी एक श्लोक से इनके बारे में एक ऐसा संबंध मिलता है कि अपने पूर्वजों को जो है, यानी अपने पूर्वजों की जो भूमि है उस भूमि को कहीं ना कहीं रक्षा की जाए और उस भूमि को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। ये इनके अभिलेखों से भी हमको जानकारी मिलती है। और श्रवणनाथ जो है इनके अभिलेखों से मिलता है कि इसने छोड़ू गामनी में एक गांव को दान किया था। इसी प्रकार पृष्ठपुरिका जो है देवी मां के मंदिर के लिए भी कहीं ना कहीं दान दिया था। तो ये दोनों जो वंश हैं, परिव्राजक और ये उच्च कल्प या जो उचेहरा वंश है, ये दोनों ब्राह्मण वंश थे और इन दोनों को महान दानवीर वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, करी तलाई, खो और उचेरा ये किसके अभिलेख थे? तो ये जयनाथ के अभिलेख थे। सोवाल, खो, ताम्रपत्र और नवाग्राम ये किसके अभिलेख थे? तो ये जो है श्रवणनाथ के अभिलेख हैं। यानी इन दो के ही हमें महत्वपूर्ण अभिलेख मिलते हैं। और एक जो अभिलेख है वो व्याघ्र देव का मिलता है, जिसको हम कहते हैं नच और गंज अभिलेख, यानी नचना एवं गंज अभिलेख। ये तीसरा मिलता है व्याघ्रराज का। तो 3 शासकों के नाम आपको याद रखना है। 3 के अभिलेख मिले हैं। पहला है जयनाथ, दूसरा है श्रवणनाथ या सर्वनाथ, जयनाथ के बाद श्रवणनाथ, सर्वनाथ, और तीसरा एक और शासक याद रखेंगे जिसका नाम है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव और इसका जो अभिलेख मिलता है वो नचना एवं गंज से मिलता है। ये सारे स्थान कहां पर हैं? तो सतना के आसपास। ये सब स्थान कहां पर हैं? सतना के आसपास, केवल एक को छोड़कर करी तलाई। ये करी तलाई कहां पर है? कटनी में है। बाकी सब सतना के आसपास ही मिलेंगे। 3 व्यक्तियों के अभिलेख मिले। पहला व्यक्ति कौन है? जयनाथ। दूसरा व्यक्ति कौन है? सर्वनाथ। तीसरा कौन सा है? व्याघ्रदेव। और व्याघ्रदेव का अभिलेख नचनागंज से मिला है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि ये वाकाटक जो इनके पड़ोसी थे, उनके मांडलिक थे, उनके सामंत थे। तो उच्च कल्प या उचेहरा वंश कहां पे शासन किया? बघेलखंड में। कब किया? 5वीं से 6वीं शताब्दी में। राजधानी क्या थी? उच्च कल्प थी। इनके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे? तो सबसे पहला शासक था ओगदेव। तो ये इनका पहला शासक था। पत्नी का नाम कुमार स्वामिनी था। दूसरा शासक था कुमारदेव, जिसकी पत्नी का नाम जय स्वामिनी था। तीसरे शासक पर थोड़ा सा डिबेट है, कुछ लोग इसको शासक मानते हैं, कुछ लोग इनको शासक नहीं मानते हैं। तो इसको जो है नाम लिख दिया है, लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं जय स्वामिन की। तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था व्याघ्रदेव। तो ओगदेव, कुमारदेव, जय स्वामिन नाम लिख दिया है क्योंकि ये भी नाम मिलता है, लेकिन जानकारी नहीं मिलती है ना इनके बारे में ना इनके बारे में। और जय स्वामिन को बहुत सारे लोग शासक के रूप में भी नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको काउंट करते हैं। तो ओगदेव, कुमारदेव, जय स्वामिन, उसके बाद ये जो शासक हुआ व्याघ्रदेव। और व्याघ्रदेव जो है ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा शासक था जो वाकाटकों के कहीं ना कहीं अधीनस्थ जो है सामंत के रूप में इसने शासन किया था, क्योंकि ये भी ब्राह्मण थे, वाकाटक भी ब्राह्मण थे। और ये इसका जो विवाह हुआ था वो अज्यहिता से हुआ था। तो व्याघ्रदेव का विवाह अज्यहिता से हुआ था। और इसी का ही जो हमें अभिलेख मिलता है नचना एवं गंज से। तो नचना एवं गंज से हमें जो अभिलेख मिलता है, ये अभिलेख जो है सतना में स्थित है। ये अभिलेख सतना में, इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि ये वाकाटकों के
नृपति थे, वाकाटकों के मांडलिक थे, वाकाटकों के सामंत थे। कौन? ये जो व्याघ्रदेव था। यानी शुरुआत में ये गुप्तों के सामंत थे, बाद में ये वाकाटकों के सामंत बन गए, और कहीं ना कहीं वाकाटक जो है, इनके साथ इनके वैवाहिक संबंध भी हमें जानकारी मिलती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई सा अभिलेख है तो वो खो ताम्रपत्र अभिलेख है। खो ताम्रपत्र अभिलेख से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, और सर्वनाथ जो है इनका सबसे महान शासक था, और उसी से ही हमें पृष्ठपुरिका जो देवी मां के मंदिर के लिए जो गांव दान दिया गया उसकी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार छोड़ूगामिका, इसके लिए जो भूमि दान दी गई उसकी जानकारी मिलती है। तो व्याघ्रदेव जो है, इसका विवाह अज्यहिता से हुआ, और इसके नचना एवं गंज अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने वाकाटकों को, ये वाकाटकों के मांडलिक थे, ये वाकाटकों के सामंत थे। उसके बाद पहला महान शासक जयनाथ, तो मैं इस पे 1 स्टार लगा रहा हूं, और सर्वनाथ पे 3 स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट शासक था वो सर्वनाथ था। जयनाथ का जो विवाह है वो मुरुंड स्वामिनी से हुआ, और जयनाथ के जो अभिलेख मिलते हैं, करीकलाई कटनी में, खो अभिलेख सतना से, और उचेरा अभिलेख सतना से। ये जो अभिलेख है 493, 496, 501, आप देखिए कहीं ना कहीं इनका जो समय है वो 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी ही मिलता है, यानी गुप्तों के ही आसपास मिलता है। और इन सब अभिलेख में ब्राह्मणों को भूमि दान, इन सारे अभिलेखों में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। इन सारे अभिलेख में ब्राह्मणों को ढेर सारी जमीनें दान में दी गई हैं। इस सारे अभिलेखों में मंदिरों के लिए, इन सारे अभिलेख में जो सामाजिक कार्य हैं, बहुत सारे प्याऊ हैं, बहुत सारे कुएं हैं, बहुत सारी बावड़ियां हैं, बहुत सारे सामाजिक सुधार के जो कार्य हैं उसके लिए हमें दान जो है का उल्लेख मिलता है। कौन सा अभिलेख? करीकलाई, खो और उचेरा। ये जो अभिलेख है ये जयनाथ के अभिलेख है। जयनाथ के जो अभिलेख है करीतलाई, खो और उचेरा। याद रखना, करीतलाई जो अभिलेख है वो कटनी में स्थित है, बाकी का अभिलेख सतना में स्थित है, और इसी से हमें जयनाथ के बारे में जानकारी मिलती है। ये इस वंश का पहला महान शासक था, और इस वंश का सबसे महान शासक सर्वनाथ था। ये सबसे प्रतापी राजा था। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया, यानी इसने जो है अश्वमेध यज्ञ का मतलब अब ये सामंत की पदवी को छोड़ रहा है, ये अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर रहा है। और अश्वमेध का मतलब ही यही होता है, यदि मुझे राजा के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति है तो इस अश्वमेध यज्ञ जो है इसमें विघ्न, कहीं जो घोड़ा होता है, कहीं ना कहीं अश्वमेध यज्ञ के बाद जो कहीं ना कहीं छोड़ा जाता है, उसको जो है जो भी व्यक्ति पकड़ेगा उसे उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट रूरल था, कहीं ना कहीं इसने सामंत की जो अधीनता थी, जो सामंत की या महाराज की जो पदवी थी वो इसने अलग कर दी, और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया होगा। किसने? श्रवणनाथ ने, सर्वनाथ ने। इसीलिए ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा है, और हमें इस वंश के ये स्वतंत्र राजा के रूप में जानकारी इसलिए मिलती है क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। और अश्वमेध यज्ञ का मतलब ही यही है कि मैं जितने भी मेरे आसपास के शासक हैं उन सभी से अपनी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं, यानी अब मैं किसी के अधीन नहीं हूं, इसीलिए मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं। और यदि किसी को चुनौती देनी है तो वो उस घोड़े को पकड़ के बताए जिसके साथ मैं युद्ध करूंगा। और इसके खो ताम्रपत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें पूर्वजों की वंशावली मिलती है, और पूर्वजों की वंशावली में यह भी मिलता है कि हमें अपने पूर्वजों के द्वारा जो जमीन मिली है उसकी रक्षा करनी है। पूर्वजों के द्वारा जो जमीन मिली है उसको कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से उस जमीन को जो है संभाल के रखना है। रामायण से भी कहीं ना कहीं इनकी जो है कुछ कहानियां जुड़ी हुई मिलती हैं। और छोड़ूगामनी के लिए जो मंदिर है इसके लिए दान दिया था, छोड़ूगामनी के गांव के लिए दान दिया था। पुष्ट जो है पृष्ठपुरिका देवी की पूजा, पृष्ठपुरिका देवी के लिए मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था, और गांव दान दिया था। किसने? सर्वनाथ ने, श्रवणनाथ ने। तो याद रखिए, नवाग्राम जो अभिलेख है इसमें पाराशर गोत्र के ब्राह्मणों को दान दिया था। ये तीनों जो अभिलेख हैं, कौन से अभिलेख जो हैं? सोहवाल जो अभिलेख है, खो ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें राजा के कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। और नवाग्राम जो अभिलेख है, इन अभिलेखों में कहीं ना कहीं जो हमें जानकारी मिलती है यही से क्वेश्चन बन सकता है। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि जो खो ताम्रपत्र अभिलेख है इसमें हमें पृष्ठपुरिका देवी की पूजा के लिए गांव दान दिया गया। तो मैं इस खो ताम्रपत्र पर कहीं ना कहीं 2 स्टार देने जा रहा हूं। और ये जो
खो ताम्रपत्र में हमें दूसरी बात मिलती है कि छोड़ूगामी का जो है उसके लिए जो है गांव दान में दिया गया, यहां पर भी एक मंदिर का निर्माण किया गया था। तो खो ताम्रपत्र की ये दो बातें आपको जरूर याद रखनी है। उसके बाद नवाग्राम, ये जो अभिलेख है ये भी सतना से प्राप्त हुआ है। इसमें जो है सर्वनाथ का, इसमें पारासर गोत्र के ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई थी। तो सोहवाल, इसमें भी भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ये सारे जो अभिलेख हैं वो सर्वनाथ के हैं, याद रखना, ये सारे अभिलेख जो है सर्वनाथ के हैं। और इन चीजों को, ये जो सोहवाल, खो ताम्रपत्र, नवाग्राम, ये जो है सारे जो अभिलेख हैं ये सर्वनाथ के हैं, ये आपको याद रखना। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो ये खो अभिलेख है। इसमें किसके लिए दान दिया गया? छोड़ूगामनी पिष्टपुरी का मंदिर के लिए। और जो नवाग्राम अभिलेख है, पारासर गोत्र के जो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण है उनको दान दिया गया, उनके लिए दान दिए गए। और खो ताम्रपत्र में एक बात और मिलती है, राजा का जो कर्तव्य है वो अपने प्रजा की रक्षा करना है। राजा का जो कर्तव्य है वो भूमि से संबंधित जोड़कर बताया गया है। तो याद रखिए, भूमि व्यवस्था की ओर यहाँ का समाज इंगित करता है, ये राजवंश इंगित करता है, भूमि के महत्व को इंगित करता है। और सबसे ज्यादा दान परंपरा के लिए ये दोनों वंश जाने जाते हैं। परिव्राजक का तो मतलब ही होता है भ्रमणशील सन्यासी, ए वंडरिंग एसेट। और इनके ही कहीं ना कहीं ये भाई बंधु माने जाते हैं, यानी जो बघेलखंड में शासन करने वाले उच्चकल्प या उचेहरा वंश, क्योंकि ये भी ब्राह्मण थे और इन्होंने भी परिव्राजक वंश के समान ढेर सारी भूमि को दान दिया, ढेर सारे मंदिर बनाए, ढेर सारे ब्राह्मणों को जो है इन्होंने शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए खूब ढेर सारी जो है भूमि को दान दिया। यानी विद्वत्ता को ये पसंद करते थे और जो भी ज्ञानी व्यक्ति होता था ये उसके लिए कहीं ना कहीं दान देते थे। और इन दोनों जो वंश थे, यानी परिव्राजक और ये जो उच्च कल्प या उचेहरा वंश है, दोनों वंशों की खास बात ये थी कि जो भूमि दान है वो सबसे ज्यादा इन दोनों वंशों की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये जो उच्च कल्प वंश के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें आज पढ़ने का प्रयास किया। आप लोगों को याद रखना है, उच्च कल्प या उचेहरा वंश 5वीं-6वीं शताब्दी, बघेलखंड, राजधानी उचेहरा या उच्च कल्प कहां पर स्थित है? सतना। और इनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम याद रखना है, व्याघ्रदेव, क्योंकि व्याघ्रदेव जो है इसका हमें जो अभिलेख मिलता है नचना और गंज, तो नचना और गंज अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि ये वाकाटकों के मांडलिक थे। केवल व्याघ्रदेव के लिए मिलता है, बाकी इनके जितने भी अभिलेख हैं उनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि ये गुप्तों के सामंत थे। यानी शुरुआत में ये गुप्तों के सामंत थे, बाद में ये वाकाटकों के अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली। लेकिन इनके सबसे महान शासक था, उसका नाम था सर्वनाथ या श्रवणनाथ। सर्वनाथ और श्रवणनाथ इनके सबसे महान शासक थे, क्योंकि इसे इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में भी जाना जाता है, एक स्वतंत्र शासक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने अश्वमेघ यज्ञ को करवाया था। और अश्वमेघ का मतलब ही यही है कि अब ये अधीनता, अब ये जो सामंत है, अब ये जो महाराज है, कहीं ना कहीं अब ये पदवी को उतार के फेंक रहा है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ही यही है कि अब ये अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर रहा है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये सर्वनाथ या श्रवणनाथ जो था, ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में कहीं ना कहीं इसने शासन किया, इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। और इसके जो ताम्रपत्र है, जिसका नाम है खो ताम्रपत्र जो है, उससे इसके पूर्वजों की वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ये खो ताम्रपत्र में छोड़ूगामिका के लिए गांव दान दिया, भूमि का दान दिया, और पिष्टपुरी का मंदिर के लिए दान, यानी दोनों जो है पिष्टपुरी का और छोड़ूगामी का, इसके लिए जो भूमि का दान दिया गया, ये सर्वनाथ का या श्रवणनाथ का जो अभिलेख है वो आपको याद रखना है। नवाग्राम अभिलेख याद रखना है, पाराशर गोत्र के ब्राह्मणों को दान दिया गया। इसी प्रकार खोज में राजा के कर्तव्य की बात की गई है खो अभिलेख में, सोहवाल, ये सब सतना, ये सब जो है सतना के आसपास से प्राप्त हुए हैं। और करीकलाई, खो और उचेरा, ये तीनों अभिलेख जयनाथ के हैं, और इनमें भी ब्राह्मणों को भूमि दान और अनेक समाज सुधार के लिए भूमि दान का हमें उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से ये उच्च कल्प या उचेहरा वंश, जो से महान दानवीर वंश के रूप में जाना जाता है, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का एक प्रकार से स्वर्णिम काल भी माना जाता है।
ये कहीं ना कहीं भूमि दान के लिए विख्यात माने जाते हैं, ये अपने सामाजिक न्याय के लिए माने जाते हैं और इनके समय में जनता कहीं ना कहीं राजा को अपना एक प्रकार से देवता या अपना पिता के समान, अपने पिता तुल्य के रूप में जो है कहीं ना कहीं जनता राजा को मानती थी, स्वीकार करती थी। क्योंकि जो भी इनके दरबार में जाता था, जो भी विद्वान होता था, जो भी इनके दरबार में जाता था, उसे स्वर्ण अशर्फियां दी जाती थी। जो भी थोड़ा सा भी विद्वान होता था, उसे भूमि का दान मिलता था। यानी इतने महान दानवीर वंशों की ये भूमि है मध्य प्रदेश। और इसी में ही एक और महान शासक हमें, जिसे कहा गया है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी उसके नाम पर तो ये कहानी भी बनी हुई है, कहावत भी बनी हुई है। यानी सबसे बड़े दानवीरों में से एक राजा भोज को भी कहा जाता है। तो ये महान भूमि है मध्य प्रदेश की, ये महान दानवीरों की भूमि है। और ये जो वंश थे, जिन्हें इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं ये खो गए थे, इन्हें इतिहास में एक मेन लाइन इतिहास के स्ट्रीम में जगह नहीं दी गई, लेकिन ये इतने महान शासक थे, इतने महान वंशज थे कि इनके कोई भी साम्राज्य है, कोई भी वंश है, उसकी महानता इस बात से पता लगती है कि उनकी प्रजा कितनी सुखी है। यदि प्रजा राजा का गुणगान कर रही है, यदि प्रजा जो है वो राजा की जो है बढ़ाइयां कर रही है, राजा के लिए कस्में खा रही है, राजा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो रही है, तो निश्चित ही मान के चलना वो जो शासक है, वो जो रूलर है, वो महान होगा। और इनकी महानता इस बात से है कि इन्होंने सब कुछ दान दे दिया। इन्होंने बढ़ चढ़कर जो है मंदिरों के लिए, समाज सुधार के लिए ब्राह्मणों को जो है भूमि का दान किया, और इसीलिए इन्हें महान दानवीर वंश भी कहा जाता है। तो ये था कुछ जो है उच्च कल्प या चेहरा वंश के लिए। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं और आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक बार फिर नई क्लास में।